हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, जबरदस्त। मैं भी बहुत बढ़िया। स्वागत है आपका हमारे चैनल आज फोन से स्टडी में। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा क्लास 8 का हिस्ट्री का चैप्टर 3। अभी तक हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जो है वो क्या करा है, कवर कर लिया है। तो अब हम चैप्टर 3 को कवर करेंगे आज। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, जो आज का टॉपिक है वो है हमारा क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 3। तो टॉपिक का नाम क्या है, चैप्टर का नाम क्या है? रूलिंग द कंट्री साइड। अब इसमें आपको समझना है कंट्री साइड का मीनिंग क्या होता है। क्या समझना है? कंट्री साइड का मीनिंग क्या होता है। तो कंट्री साइड का मीनिंग जो बेसिक मीनिंग होता है वो क्या होता है? रूरल एरियाज। क्या होता है? रूरल एरियाज। रूरल एरियाज का क्या मीनिंग होता है? रूरल वर्ड का मीनिंग होता है ग्रामीण, और एरियाज का मतलब क्षेत्र, यानी कि इसका क्या मीनिंग हुआ? ग्रामीण क्षेत्र। तो चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। जो पहला हेडिंग है वो क्या कह रहा है? वो टॉपिक है अपना द कंपनी बिकम्स द दीवान। द कंपनी बिकम्स द दीवान। ठीक है, तो पहला हेडिंग पढ़ते हैं, इसका पहला पॉइंट थोड़ा डिस्कस करते हैं। ऑन 12 अगस्त 1765, 12 अगस्त 1765, ये एक डेट दे रखी है इन्होंने। द मुगल एम्परर अपॉइंटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी एज द दीवान ऑफ बंगाल। अब देखो क्या हुआ, मैंने आपको इससे पिछले चैप्टर में पढ़ाया था। पिछला चैप्टर अपना क्या था? फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, ये चैप्टर का नाम था। हमने उसमें पूरा डिस्कस किया था ढंग से, और उसमें हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था। वो कॉन्सेप्ट क्या था? दीवान का। किसका कॉन्सेप्ट था? दीवान का। तो दीवान वर्ड का क्या मीनिंग होता है? ये एक पोस्ट होती है, मैंने आपको बताया था। ये एक पोस्ट होती है जो किसको मिलती है? जो एक तरह से जो फाइनेंशियल जो मेंटेनेंस का काम होता है उनको मिलती थी दीवान की पोस्ट। और ये कहां पे मिली थी? और ये बंगाल में मिली थी। और पहला जो पोस्ट मिला था ये किसे मिला था? वो वहां के जो गवर्नर जनरल थे उन्हें मिला था। अगर आप उसको दोबारा से रिमेंबर करोगे तो आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है? 12 अगस्त 1765 को जो मुगल एम्परर थे, मुगल शासक थे, वो अपॉइंट किया किसे? ईस्ट इंडिया कंपनी को एज द दीवान ऑफ बंगाल। बंगाल के दीवान के रूप में क्या किया? अपॉइंट किया। अपॉइंट का मतलब क्या होता है? नियुक्त करना। क्या होता है? नियुक्त करना। चलिए, एज दीवान द कंपनी बिकम द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर। और जब दीवान का पोस्ट उन्हें मिल गया, किसे? कंपनी को, तो कंपनी बिकम द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर। मैंने आपको बताया था कि जो दीवान की पोस्ट होती है उसमें क्या होता है? उसमें जो पोस्ट मिलती है जिस व्यक्ति को, उसका काम क्या होता है? वो होता है चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर, और साथ में मेंटेनेंस का काम करता है। कि जो भी फाइनेंशियल मेंटेनेंस का काम होता है वो किसका होता है? दीवान का। अब देखो, एज दीवान द कंपनी बिकम द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द टेरिटरी। टेरिटरी वर्ड का क्या मीनिंग होता है? टेरिटरी वर्ड का मीनिंग होता है क्षेत्र। क्या होता है? क्षेत्र। अंडर इट्स कंट्रोल। अब देखो, एज दीवान द कंपनी बिकम द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द टेरिटरी अंडर इट्स कंट्रोल। जब इन्हें बंगाल की दीवान का पद मिला, बंगाल के दीवान का पद जब इन्हें मिला, किसे? ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो साथ में इनको क्या, इस बात का भी इनको पूरी संभावना थी कि जो टेरिटरी, जो क्षेत्र है वो हमारे कंट्रोल में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंट्रोल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेवेन्यू फॉर द कंपनी। अब रेवेन्यू वर्ड का क्या मीनिंग होता है? रेवेन्यू का मतलब होता है आय। आय, ठीक है, आय आपको पता है, आय यानी कि इनकम फॉर द कंपनी। अब देखो, जब इनको दीवान की पोस्ट मिली तो इनको अब इनकम मिलनी शुरू हो गई। कैसे मिली वो अब हम इसमें थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो जो पहला पॉइंट है वो कह रहा है द कंपनी मेड एफर्ट वाज टू इंक्रीज द रेवेन्यू एज इट कुड एंड बाय फाइन कॉटन एंड सिल्क क्लॉथ एज चीपली एज पॉसिबल। अब देखो, कह रहा है द कंपनी, जो कंपनी थी उन्होंने एफर्ट्स किए। मेड एफर्ट्स का मतलब क्या हुआ? एफर्ट्स किए। एफर्ट्स मतलब प्रयास किए। क्या प्रयास किए? वाज टू इंक्रीज द रेवेन्यू, कि वो चाहते थे कि जो राजस्व है, रेवेन्यू का मतलब जो सरकारी इनकम है, सरकारी आय मतलब जो सरकार की इनकम है वो क्या हो? इंक्रीज हो जाए। क्या हो? इंक्रीज हो जाए। इसीलिए उन्होंने क्या किए? प्रयास किए। कैसे? एज इट कुड एंड बाय फाइन कॉटन क्लॉथ्स, कॉटन एंड सिल्क क्लॉथ। अब देखो कि अगर उनकी रेवेन्यू बढ़ेगी तो वो क्या करेंगे? वो बाय करेंगे। बाय का मतलब आपको पता है खरीदना। क्या होता है? खरीदना। बाय परचेज दोनों का मीनिंग क्या होता है? खरीदना। एंड फाइन कॉटन एंड सिल्क क्लॉथ, कि कॉटन और सिल्क मतलब सूती और रेशमी कपड़े वो खरीदे और एज चीपली एज पॉसिबल,
कि उनको सस्ते दामों में यहाँ पर ये सामान मिल जाए, मतलब ये सूती और रेशमी कपड़े यहाँ मिले और वो सस्ते दामों में यहाँ पर खरीदे और उन्हीं कपड़ों को वो यूरोपियन बाजार में ले जाकर महंगे दामों में, ऊंचे दामों में बेचे। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद इन 5 years, अब देखो 5 सालों के अंदर अंदर, कितने सालों के अंदर? 5 सालों के अंदर अंदर द वैल्यू ऑफ गुड्स बॉट बाय द कंपनी इन बंगाल डबल्ड। अब देखो इन्होंने क्या किया कि वैल्यू ऑफ गुड्स, सामान की जो कीमत थी, जो प्राइस थी, उसको क्या किया? बॉट बाय द कंपनी, जो सामान इन्होंने खरीदा, बॉट का मतलब इन्होंने खरीदा जो सामान, तो इन बंगाल, जो बंगाल में इन्होंने सामान खरीदा, डबल्ड बिकॉज द कंपनी कलेक्टेड इनफ रेवेन्यू विच कुड फाइनेंस द परचेज ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट इन बंगाल। अब देखो 5 सालों के अंदर द वैल्यू ऑफ गुड्स बॉट बाय द कंपनी, ये कंपनी ये जो सामान खरीदती थी उसको क्या कर दिया? डबल कर दिया, क्योंकि कंपनी कलेक्टेड इनफ रेवेन्यू, क्योंकि जो कंपनी थी उसे इतना रेवेन्यू प्राप्त हो गया, रेवेन्यू मतलब इनकम इतनी प्राप्त हो गई, विच कुड फाइनेंस द परचेज ऑफ गुड्स, जो भी वो सामान परचेज करती थी वो उस रेवेन्यू में से ही पैसे को यूज करती थी, उस राजस्वी इनकम को यूज करती थी अपने कंपनी के व्यापारिक हितों को पूरा करने के लिए। गुड्स फॉर एक्सपोर्ट बंगाल, इन बंगाल, कि बंगाल से वो क्या करती थी? एक्सपोर्ट करती थी। एक्सपोर्ट का मीनिंग क्या होता है? एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात करना, ठीक है। तो वो यहां से खरीदते थे, ठीक है, सामान चीप प्राइसेस में, और वो वहां जाके कितने ऊंचे दामों में बेचते थे। कहां पे? यूरोपियन बाजारों में, सूती और रेशमी कपड़े। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो जो अपना नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है? बंगाल इकोनॉमी वाज फेसिंग अ डीप क्राइसिस। अब जो देखो बंगाल की जो इकोनॉमी थी, इकोनॉमी यानी कि इकोनॉमी मतलब, इकोनॉमी का क्या मतलब होता है? आपको मैंने बताया था पहले भी। इकोनॉमी का मतलब होता है क्या? अर्थव्यवस्था। क्या? अर्थव्यवस्था। तो वो क्या हो गई थी? वॉज फेसिंग का मतलब होता है कि किसी चीज को सामना करना, किसी चीज का सामना करना। वॉज फेसिंग अ डीप क्राइसिस, वो एक बहुत ही डीप क्राइसिस का मतलब होता है एक तरह से मान लो गहरा कोई भी क्राइसिस का मतलब एक तरह से मान लो समस्या, जटिल समस्या। डीप क्राइसिस का मतलब कोई बहुत ही बड़ी समस्या थी। अब देखो जो इकोनॉमिकल जो फेसिंग समस्या वो था, बंगाल इकोनॉमी वाज फेसिंग अ डीप क्राइसिस बिकॉज आर्टिसंस वर डेजर्टिंग विलेजेस। अब देखो आर्टिसंस वर्ड का मतलब होता है कारीगर। क्या मतलब होता है? कारीगर यानी कि जो हाथ से बनी हुई चीजों का काम करते हैं। जैसे आपके सामने एग्जांपल है कुम्हार यानी कि जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। तो अगर उनका रोजगार छिन जाएगा तो वो कहीं ना कहीं तो उनके पास दूसरा ऑप्शन तो उस टाइम रहता नहीं है, तो उनको दूसरा कुछ ढूंढना पड़ता है। आर्टिसंस वर डेजर्टिंग का मतलब होता है छोड़ना। विलेजेस, गांव को छोड़ रहे थे। वो क्या कर रहे थे? गांव को छोड़ के जा रहे थे। कहां? कौन से गांव को? बंगाल में। ये सब जो भी बात हो रही है वो कहां की बात हो रही है? बंगाल की, ठीक है। बंगाल के अंदर ये सब हो रहा है। सिंस दे वर बीइंग एक्सप्लॉइटेड। क्यों बीइंग एक्सप्लॉइटेड? एक्सप्लॉइटेशन का वर्ड, एक्सप्लॉइटेड का मतलब होता है शोषण। उनका क्या हो रहा था? शोषण हो रहा था, ठीक है। दे हैड टू सेल देयर गुड्स टू द कंपनी एट द लो प्राइसेस। क्यों? कैसे हो रहा था शोषण? ऐसे हो रहा था कि उनको जो अपने सामान बनाते थे, हाथ से बने हुए जो भी सामान बनाते थे, उनका क्या करते थे? सेल करते थे, बेचते थे। देयर गुड्स, उनका सामान को बेचते थे कंपनी एट लो प्राइसेस। जितने का सामान बनता था उतनी इनकम नहीं जनरेट हो पा रही थी, और उसको वो बहुत ही सस्ते दामों में किसको बेच देते थे? कंपनी को। और कंपनी वाले ज्यादा दाम नहीं देते थे। मैंने पहले ही बताया था कि वो बहुत ही चीप प्राइसेस में यहां से सामान खरीदते थे और उसको हाई प्राइसेस में जाके कहां बेचते थे? यूरोपियन मार्केट्स में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एग्रीकल्चरल कल्टिवेशन शोड साइंस ऑफ कोलैप्स। अब देखो एग्रीकल्चरल का मतलब होता है कृषिगत, कृषि यानी कि खेती। कल्टीवेशन शोड साइंस ऑफ कोलैप्स। अब देखो उसमें खेती का जो क्षेत्र था, एग्रीकल्चरल जो एरियाज थे, उसमें भी साइंस ऑफ कोलैप्स। कोलैप्स का मतलब होता है गिरावट। क्या मतलब होता है? गिरावट, ठीक है।
कोलैप्स का मतलब होता है गिरावट या फिर गिर जाना। तो साइंस ऑफ कोलैप्स, उसने भी कुछ साइन दिखाए। साइन मतलब इंडिकेट किया, क्या इंडिकेट किया कि एग्रीकल्चर में भी जो बंगाल की इकोनॉमी है वो धीरे धीरे गिरती जा रही है। क्या हो रही है? गिरती जा रही है। ठीक है। इन 1770 अ टेरिबल फेमाइन किल्ड 10 मिलियन पीपल इन बंगाल। 1770, कब? 1770। अ टेरिबल फेमाइन, टेरिबल फेमाइन का मीनिंग है भयानक अकाल। क्या मीनिंग है? भयानक अकाल। किल्ड 10 मिलियन पीपल, जो ये अकाल पड़ा, इस अकाल की वजह से करीबन 10 मिलियन पीपल क्या हुए? किल्ड, मर गए इस अकाल की वजह से। कब? 1770 में। कहां पे? बंगाल में। ठीक है। अब द नीड टू इंप्रूव एग्रीकल्चर, अब जो अपना नेक्स्ट पॉइंट है, अपना जो नेक्स्ट हेडिंग है वो क्या है? द नीड टू इंप्रूव एग्रीकल्चर। इंप्रूव एग्रीकल्चर का मतलब है कि जो कृषि है उसको सुधारना और इसकी आवश्यकता, कृषि में सुधार की आवश्यकता, इस हेडिंग का मतलब है। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। मोस्ट कंपनी ऑफिशियल्स बिगन टू फील दैट इन्वेस्टमेंट इन लैंड हैड टू बी एनकरेज्ड एंड एग्रीकल्चर हैड टू बी इंप्रूव्ड। अब देखो, ज्यादातर जो कंपनी ऑफिशियल्स थे ना, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स थे, ऑफिशियल्स का मीनिंग जो वहां के कर्मचारी थे, वो क्या? बिगन टू फील, उनको महसूस होने लगा। बिगन टू फील का मतलब महसूस होने लगा दैट इन्वेस्टमेंट इन लैंड हैड टू बी एनकरेज, कि लैंड मतलब जमीन के संदर्भ में जो इन्वेस्टमेंट होती है, निवेश होती है, उसको क्या करा जाए? एनकरेज किया जाए। लोगों को बताया जाए कि इन्वेस्ट करो इस क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? एग्रीकल्चर में, कृषि में, जिससे क्या हो? इसको प्रोत्साहन मिले। क्या मिले? प्रोत्साहन। एंड एग्रीकल्चर हैड टू बी इंप्रूव्ड, और जिससे जो एग्रीकल्चर का एरिया है वो क्या हो जाए? इंप्रूव हो जाए। इंप्रूव यानी कि सुधर जाए। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं थोड़ा और। तो अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है? इन 1793, कब? 1793 में द गवर्नर जनरल। अब देखो, अब आपको पता होना चाहिए कि 1793 में बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे। अगर मैं बोलूं कि ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो क्या आप इस 1 नंबर के क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो? हाँ या ना? नहीं दे सकते। पता है आपको? नहीं पता। तो इसका आंसर ये है कि उस टाइम में जो गवर्नर जनरल थे बंगाल के, उनका नाम क्या था? उनका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या नाम था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है और मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता कि जरूर आएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है, इतना ध्यान रख लो। ठीक है। अब देखो, कहां के थे? बंगाल के थे। ठीक है। फाइनली इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट, उन्होंने ना एक सेटलमेंट की व्यवस्था की। परमानेंट सेटलमेंट वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू एग्जाम। मैं आपको यहीं से बोल रहा हूं, पेपर के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परमानेंट सेटलमेंट, इसको अगर हम हिंदी में बोले तो इसको बोलेंगे स्थायी बंदोबस्त। क्या बोलेंगे? स्थायी बंदोबस्त। देखो, उन्होंने ना एक इंट्रोड्यूस किया एक परमानेंट सेटलमेंट को। अब इस परमानेंट सेटलमेंट में क्या क्या पॉलिसीज थी उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। आइए। बाय द टर्म्स ऑफ द सेटलमेंट, टर्म्स एंड कंडीशंस होती है हर एक चीज की, जो मतलब कोई भी अगर कोई व्यवस्था है तो उसकी एक टर्म एंड कंडीशंस होती है, उसके हिसाब से वो चलता है। ठीक है। तो इस सेटलमेंट की भी कुछ टर्म्स थी, कुछ शर्तें, नियम एवं शर्तें थी। तो क्या थी? द राजाज एंड तालुकदार्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज जमींदार्स। अब देखो क्या हुआ, जो स्थानीय प्रांतीय जो राजा थे और जो ताल्लुकदार थे। ताल्लुकदार वर्ड का क्या मतलब होता है? क्या आपको पता है ताल्लुकदार वर्ड का क्या मतलब होता है? अगर पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या मतलब होता है, और अगर नहीं पता ना तो मैं बता रहा हूं ताल्लुकदार का मतलब क्या होता है। अब देखो, ताल्लुकदार एक तरह से वो व्यक्ति होता है, आपने देखा होगा जो गांव वगैरह में जो एक तरह से जमीनी विवाद को लेकर एक आदमी रहता है, कि उसको पता रहता है कि ये मतलब ये इतनी जमीनें इस आदमी की, इतनी जमीनें इस आदमी की है। ठीक है। चलो दोस्तों, अब अभी मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा था ताल्लुकदार का। ताल्लुकदार पे ना मैंने थोड़ा रिसर्च किया, मैंने अपनी थोड़ी मतलब रिमेंबर किया कि मैंने क्या पढ़ा था। तो उस हिसाब से मेरे को ये समझ में आया कि ताल्लुकदार का मतलब होता है एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक ऐसा व्यक्ति जिसका काम क्या होता है? टैक्स कलेक्शन का। क्या काम होता है? टैक्स कलेक्शन का। तो वर रिकॉग्नाइज किया गया एज जमींदार्स। अब देखो, राजा और ताल्लुकदार्स को ना इस कंपनी ने
कंपनी ने परमानेंट सेटलमेंट के तहत क्या बना दिया, जमींदार बना दिया। क्या बना दिया, जमींदार। अब देखो, देवर आस्क्ड का मतलब उन्हें कहा गया टू कलेक्ट रेंट, उन्हें कहा गया कि किराया वसूल करो। कहां से किराया वसूल करो, फ्रॉम द पीजेंट्स। पीजेंट्स वर्ड का क्या मतलब होता है, पीजेंट्स वर्ड का मतलब होता है किसान, कृषक, ठीक है। पे रेवेन्यू टू द कंपनी, उन्होंने कहा कि लगान वसूल करो। कलेक्ट, रेंट का मतलब आप यहां लेके चलो लगान। आपने लगान के बारे में सुना होगा, लगान नाम से एक मूवी भी बनी है, अगर आप उसको देखोगे तो थोड़ा और ब्रीफली आपकी नॉलेज इंक्रीज हो जाएगी। तो कलेक्ट रेंट फ्रॉम द पीजेंट्स एंड पे रेवेन्यू टू द कंपनी, उन्होंने कहा कि पीजेंट से आप रेंट को कलेक्ट करो और उस कलेक्शन को पे करो, कहां पे, कंपनी के पास, ठीक है। विच वॉज फिक्स परमानेंटली, और ये जो था ये क्या था, परमानेंटली फिक्स था, इसमें कोई कम ज्यादा की चांसेस नहीं थे। उन्होंने कहा था कि अगर आपको इतने पैसे कलेक्ट करके हमें देने हैं तो आपको इतने पैसे हमें देने ही हैं। वो ये नहीं कह सकते थे कि सर आपने बोला था 10,000 रुपए, कितना बोला था, 10,000, लेकिन हमने तो 7,000 ही कलेक्ट किए, अब ऐसा करो 7,000 ही ले लो, 3,000 हम नहीं देंगे, बाद में ले लेना। तो बोलते थे ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं है, 10,000 बोले थे, 10,000 ही देने होंगे, ठीक है, 7,000 से काम नहीं चलेगा, ठीक है। ये था परमानेंट सेटलमेंट। अब आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं भी समझ में आया होगा ना तो आप दोबारा पूछना, मैं दोबारा बताऊंगा, ठीक है। चलो, दिस वुड एंश्योर अ रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू टू द कंपनी। अब देखो इसने कहा, अब इससे जो इस परमानेंट सेटलमेंट से फायदा क्या हुआ, इससे ना रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू क्या हो गया, कंपनी के लिए एक बन गया, फ्लो बन गया, रेगुलर फ्लो ऑफ द रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब इनकम, किसकी इनकम, कंपनी की इनकम, उसका एक रेगुलर फ्लो बन गया, मतलब रेगुलरली उनके पास पैसा आने लग गया, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एट द सेम टाइम एनकरेज द जमींदार्स टू इन्वेस्ट इन इंप्रूविंग द लैंड, और साथ में उन्होंने क्या करा, उसी टाइम, एट द सेम टाइम का मतलब उसी समय, कब, उसी समय एनकरेज किया, प्रोत्साहित किया, किसे, जमींदारों को, किस लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, किसमें, इंप्रूविंग द लैंड, लैंड को इंप्रूव करने में, मतलब भूमि सुधार करने में। अगर मान लो कोई जमीन है, बंजर भूमि है, तो उनको कहते थे ये बंजर भूमि नहीं रहनी चाहिए, आप इसको इंप्रूव कीजिए, आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए, पैसे लगाइए, इसको उपजाऊ जमीन बनाइए। अगर कोई जमीन, किसी किसान की जमीन है तो उसको अपने अंडर कीजिए, उसमें खेती करवाइए और उससे लगान वसूल करके हमें दीजिए। तो इसी के साथ दोस्तों पार्ट 1 आपका फिनिश होता है। अब जो पार्ट 2 है उसमें हम चैप्टर का जो रह रहा है कॉन्सेप्ट उसको क्लियर करेंगे। और अगर आपको समझ में थोड़ा सा आया हो तो जरूर लाइक करें, और नहीं आया हो तो भी लाइक करें, क्योंकि आपने वीडियो देखी है, पूरी वीडियो, ठीक है। और पहली बार देख रहे हो तो क्या करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।